नमस्कार। दिन के बज चुके हैं 12 और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज के दौरे पर वर्तमान सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों का लेंगे जायजा। शोपियां और त्राल में ऑपरेशन के दौरान 6 आतंकी ढेर। सेना और पुलिस ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT की आज देश भर के कारोबारियों की अहम बैठक। तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार बहिष्कार पर लेंगे फैसला। देश भर में तिरंगा यात्रा जारी। सिक्किम में 50वें राज्य स्थापना दिवस के मौके पर गैंगटॉक में निकली तिरंगा यात्रा। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यात्रा में हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम सुनवाई। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के आपत्तिजनक बयान पर अहम सुनवाई शामिल। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में शांति वार्ता आज। जेलेंस्की और पुतिन नहीं हो रहे हैं शामिल। जेलेंस्की ने युद्ध विराम को बताया शीर्ष प्राथमिकता। और अब खबरें विस्तार से। शोपियां और त्राल एनकाउंटर पर सेना और पुलिस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस वार्ता कर दोनों ऑपरेशन में 6 आतंकियों के मारे जाने की जानकारी दी है। हाल के आतंकवाद विरोधी अभियानों पर IGP कश्मीर VK बिर्दी ने कहा कि पिछले 48 घंटों में हमने 2 बहुत सफल ऑपरेशन किए हैं। ये दोनों ऑपरेशन केरन और त्राल इलाके में किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया। हम यहां आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अश्वनी मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अश्वनी का रुख करेंगे। अश्वनी, आपसे ताजा हालात जानना चाहेंगे। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर शांति की स्थिति है, उसके साथ साथ ही जो दुश्मन घर पर बैठे हैं उसके खिलाफ भारतीय सेना सफल ऑपरेशन करते हुए पिछले 48 घंटे में 6 आतंकवादियों को मार गिरा चुकी है। तो दहशतगर्दी का कहीं ना कहीं अंत होता हुआ, और भय जो कह रहा है ना कि भय बिन होए न प्रीत, जब तक भय पैदा नहीं होगा तब तक प्रेम और सौहार्द नहीं पैदा हो सकता। निश्चित तौर से भावना अगर देखें तो बहुत बड़ी सफलता है। या घाटी में जो आतंकवादी मॉड्यूल सक्रिय हैं उनको ध्वस्त करने के लिए, आतंकवादी जो सक्रिय हैं उनको ढेर करने के लिए अगर देखें तो शोपियान में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था 2 दिन पहले, और कल जो है त्राल के इलाके में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। अगर देखें तो दोनों अलग अलग तरीके के ऑपरेशन थे। जो शोपियां का ऑपरेशन था वो हाई टेरेन पर था, वो जंगलों के अंदर था, जंगलों में छिपे हुए आतंकवादी थे, और जो कि वहाँ पर जब क्रेडिबल इनपुट मिला तो उनको घेरा गया। जो हाई डोमिनेशन जो फोर्सेस थी, जो क्योंकि जब बर्फ़ पिघलती है तो बहुत दूर तक हम डोमिनेट करते हुए जाते हैं, जंगलों में छिपे हुए आतंकवादी कहीं वहीं पर रुके हुए हैं। इसकी जब जानकारी मिली तो वहाँ पर शिकंजा कसा गया और अंततः 3 आतंकवादी शोपियान में ढेर किए गए। त्राल का जो एनकाउंटर था, त्राल का एनकाउंटर जो है गांव के बीच में था, गांव में वो छिपे हुए थे। तो वहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो वहाँ पे सिविलियंस है, जो निर्दोष लोग हैं, जो आम शहरी है वहाँ के, उनको सुरक्षित किया जाए। महिलाएं, बच्चों को और वहाँ के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर करने के बाद फिर यहाँ पर एनकाउंटर हुआ और यहाँ पर भी 3 आतंकवादी मारे गए। अगर देखें तो साफ तरीके से स्पष्ट है कि जो 14 सक्रिय आतंकवादियों की सूची थी उसमें से कई आतंकवादी अब तक ढेर किए जा चुके हैं। बड़ा नाम जो है अगर देखें तो लश्कर का आतंकवादी था जो शाहिद अहमद कुट्टे का घर भी जो है ध्वस्त हुआ था। साथ ही साथ शाहिद अहमद कुट्टे जो है वो लोकल यहाँ का एरिया कमांडर जैसा माना जाता था। वो आतंकवादियों के रिक्रूटमेंट के लिए और साथ ही साथ अन्य काफ़ी सक्रियता से यहाँ पर आतंकवाद को अंजाम देने की घटनाओं में जुड़ा रहता था। तो उसका और उसके सहयोगी 2 अन्य जो मारे गए हैं, निश्चित तौर से 6 आतंकवादियों का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सेना ने, अर्धसैनिक बल CRPF ने और JK पुलिस के संयुक्त अभियान में आतंकवादी मारे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि
जो शाहिद अहमद कुटे की अगर बात करें तो ये शाहिद अहमद कुटे एक जर्मन नागरिक की जो पर्यटक था उसके ऊपर हमले का दोषी था। साथ ही साथ बीजेपी के एक सरपंच जो स्थानीय यहाँ पे सरपंच थे उनकी हत्या के लिए वो दोषी था। उसके अलावा कई और ऐसे आतंकवादी घटनाएं थी जिसमें उसका नाम था। बाकायदा एनआईए की कोर्ट ने उसके घर की कुर्की के कागजात जो है घर पर चस्पा किए हुए थे। लंबे समय से वो गायब था, घर वालों से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। सीमा पार उसको आतंकवाद का प्रशिक्षण मिला था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से वापस आने के बाद वो लगातार यहाँ पर रिक्रूटमेंट और नए जो है आतंकवादियों को अपने साथ लेने के अभियान में भी जुटा रहता था। कल जब राजनाथ सिंह भी अश्विनी श्रीनगर आए थे और जवानों का हौसला अफजाई करी थी, पीठ थपथपाई थी और सेना के शौर्य को सलाम किया था, बड़ी बातें राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां से कही थी कि आतंकवाद के खिलाफ भारत प्रतिबद्ध है और भारतीय सेना लगातार जुटी हुई है। ये उसी की बानगी समझे जहां शोपियान में 48 घंटे पहले 3 आतंकवादियों को मार गिराया, फिर कल अवंतीपुरा के त्राल में भी एक आतंकवादी पहले मार गिराया, फिर दो आतंकवादी जो बचे हुए थे उनको भी धरपकड़ कर इस दहशतगर्दी का अंत किया। ऐसे में पिछले 48 घंटे में जो 3 ऑपरेशन कहीं ना कहीं चले हैं, भारतीय सेना की बड़ी सफलता इसको कहें। निश्चित तौर से सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता है। सेना, अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ये लगातार घाटी में जो आतंकवादी सक्रिय उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो यहाँ का जो इकोसिस्टम है जिसमें स्लीपर सेल्स है, जिसमें यहाँ के जो सिंपैथाइजर्स हैं, जो यहाँ के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो राजनाथ सिंह पहुंचे थे यहाँ पर शौर्य को नमन करने के लिए, वीरों से मिलने के लिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी महती भूमिका निभाई थी, और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ से संदेश भी दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर सुरक्षा समीक्षा बैठक भी हुई थी। एलजी मनोज सिन्हा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, राजनाथ सिंह, इन लोगों ने सबने उच्च अधिकारियों के साथ बैठकर घाटी की आंतरिक समस्याओं, आंतरिक स्थिति, सुरक्षा स्थितियों की भी समीक्षा की थी। ये भी समीक्षा की गई थी कि हमारे फ्रंटियर पर जो हमारे प्रथम गांव है वहां पर लोगों के, नागरिकों को और क्या कुछ सुविधाएं दी जा सकती हैं, उनको और कैसे सुरक्षित पनाह दिया जा सकता है, कैसे और वहां पर सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट किया जा सकता है, जिससे कि रिहायशी इलाकों पर जब पाकिस्तान इस तरीके की नापाक हरकतें करता है तो उनको वहां से विस्थापित न होना पड़े, पलायन न होना पड़े, अगर वो रहे तो वहां पर महफूज रहे, सुरक्षित रहे। यहाँ का जो ऑपरेशन चल रहा है ये एकदम अलग ऑपरेशन है, एवर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हो चुका है, लेकिन ये ऑपरेशन घाटी के अंदर सक्रिय आतंकवादियों के मॉड्यूल को ध्वस्त करने के लिए, सक्रिय आतंकवादियों को ढेर करने के लिए लगातार चल रहा है और लगातार ये चलता रहेगा। जो भी चिन्हित आतंकवादी हैं वो ढेर किए जाएंगे, जो चिन्हित ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो न्याय के कटघरे में लाए जाएंगे, जो स्लीपर सेल है उनको समाप्त किया जाएगा, जो ऐसे सिंपैथाइजर्स हैं जो कि सफ़ेद पोश होकर यहाँ पर घाटी में अलग अलग तरीके से दुष्प्रचार और अफवाह बनाते हैं, ऐसे पूरे अफवाह तंत्र को, ऐसे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को, ऐसे पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने का कार्य लगातार चल रहा है। और निश्चित तौर से एक निर्णायक कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ चल रही है, जो तब तक चलती रहेगी जब तक आतंकवादी जमींदोज नहीं हो जाते, नेस्तनाबूद नहीं हो जाते। और निर्णायक लड़ाई यहाँ पर आतंकवादियों के खिलाफ जो होम ग्रोन टेररिज्म है, जो कि ये 6 के 6 आतंकवादी जो थे वो यहीं पर घाटी के ही आतंकवादी बताए जाते हैं। तो निश्चित तौर से आतंकवाद के सफाई की ये प्रतिबद्धता का सबूत है कि 6 आतंकवादी पिछले 2 दिनों में मारे गए हैं, 3 दिनों में। इसके बाद जब प्रेस वार्ता की गई, इसमें और किन मुख्य बातों का जिक्र किया गया अश्विनी? देखिए, प्रेस वार्ता में ये संयुक्त प्रेस वार्ता थी सेना की, सीआरपीएफ की और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की उच्च अधिकारियों ने इसको बताया कि किस तरीके से बेहद समन्वित प्रयास करके सुरक्षा बल आतंकवाद के हर एक मॉड्यूल को, हर एक इकोसिस्टम को, हर एक सक्रिय आतंकवादी को, हर एक आतंकवाद में संलिप्त व्यक्ति को, हर एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर आतंकवाद को किसी भी रूप में बढ़ावा दे रहा है, अगर वो सक्रिय आतंकवादी नहीं है बावजूद इसके वो आतंकवाद को किसी भी रूप में बढ़ावा दे रहा है, तो उन सबको चिन्हित करके लगातार कार्रवाई की जा रही है। दोनों अलग अलग टेरेन थे, दोनों अलग अलग चुनौतियां थी, दोनों अलग अलग जगहों पर जो मारे गए आतंकवादी थे उनको मारने के तरीके भी अलग थे। सुरक्षा बलों के सामने एक निश्चित तौर से बड़ी चुनौती होती है कि जब आतंकवादी रिहायशी इलाकों में होते हैं, कहीं गाँव में होते हैं, तो आम नागरिकों को सुरक्षित रखना, साथ ही साथ लोगों को महफूज रखना। तो जो आतंकवादी सीमा पार से प्रशिक्षण लेकर यहाँ पर घाटी में सक्रिय है, उनको सेना, अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के कारगर अभियान के जरिए अभी समाप्त किया गया है, आगे भी समाप्त किया जाता रहेगा। समूचे आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प एक बार फिर हमारे सुरक्षा बलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और अपने कार्रवाई के जरिए, अपने ऑपरेशन के जरिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयान के चलते विवादों के
फंसे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हो सकती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह के बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए एफआईआर पर रोक की मांग की है। कल जब चीफ जस्टिस बीआर गवई के सामने वकील ने जल्द सुनवाई की मांग की तो चीफ जस्टिस ने इस बयान पर नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि कोर्ट ने आज सुनवाई की बात कही थी। वहीं एआई और डीप फेक मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। एआई और डीप फेक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाने की मांग के साथ याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट में मिलते जुलते लंबित मामले में याचिका दाखिल करने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता ने अपने दावों के समर्थन में कहा कि हाल ही में सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के डीप फेक वीडियो इंटरनेट पर आ रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका में फीस बढ़ोतरी को लेकर चल रहे विवाद के बीच 100 से ज्यादा अभिभावकों की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। अभिभावकों ने अपने बच्चों की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उनकी मांग है कि कोर्ट स्कूल का नियंत्रण सरकार और एलजी को सौंप दे। याचिका में कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा के अभिभावकों से इसे वसूलने के लिए दबाव डाल रहे हैं। जो अभिभावक के फीस का भुगतान नहीं कर रहे, उनके साथ स्कूल दंडात्मक कार्रवाई का सहारा ले रहे हैं। उनके बच्चों को परेशान किया जा रहा है। स्कूल ने अपने परिवार में बच्चों की एंट्री को रोकने के लिए बाउंसर तक रख लिए हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने अभिभावकों को सुझाव दिया था कि जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं ले लेता तब तक वो बढ़ी हुई फीस का 50% जमा कर दे, लेकिन अभिभावकों ने ये कहते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया था कि उनके लिए पैसा जमा करना संभव नहीं है। फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़ गए हैं। विकास का रुख करेंगे। विकास, कई ऐसी आज याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आज इन्हें सुना जा रहा है। अगर दिल्ली स्कूल की जो फीस है उसका विवाद लगातार कुछ दिनों से चलता हुआ आ रहा है। अब दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका से जुड़ा ये केस है जिसमें अभिभावक और स्कूल आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब हाई कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता हुआ, सुनवाई को आगे बढ़ाता हुआ कैसे नजर आ रहा है? बिल्कुल भावना, इसमें ये आरोप लगाया गया है पेरेंट्स की तरफ से कि एक साल में 7 से 9 हजार रुपए फीस बढ़ाई गई है और इसका कोई कारण नहीं है। बेवजह बेतहाशा फीस बढ़ाई जा रही है और इसी के चलते ये लोग हाईकोर्ट पहुंचे। इसमें ये भी था कि कई पेरेंट्स ने फीस देने से इनकार कर दिया था और उसके बाद उन स्टूडेंट्स के साथ भेदभावपूर्ण कार्रवाई की गई, यानी उनको एक अलग कक्षा में बैठाया गया। इस तरह की शिकायतें भी आई थी और उसके बाद पुलिस से भी दखल की मांग की थी पेरेंट्स ने। फिलहाल ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट के सामने है और हाईकोर्ट आज ये सुनवाई के दौरान ये तय कर सकता है कि फिलहाल जब तक कोर्ट इसका मामले का निपटारा नहीं कर देता क्या कोई अंतरिम व्यवस्था दी जा सकती है। जैसा कि पहले कोर्ट ने सुझाव दिया था कि 50% फीस, 50% फीस अभी फिलहाल स्कूल को दे दी जाए। स्कूल को भी ये साबित करना होगा कि इस फीस बढ़ोतरी के पीछे उनका रेशनल क्या है, वो क्या आधार है जिसके चलते ये फीस की बढ़ोतरी की जा रही है। और भावना, आप देखें कि पिछले कुछ वक्त में जैसे दिल्ली में सरकार बदली है, इस अहम मुद्दे को लेकर के सरकार भी काफी सक्रिय है और दिल्ली सरकार ने भी कहा था कि वो एक नीति के ऊपर विचार कर रही है कि ये फीस आखिर किस अनुपात में बढ़नी चाहिए। बिना किसी कारण के 7 से 9 हजार रुपए फीस बढ़ा देना हर साल, इसके पीछे कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। तो हाईकोर्ट दिल्ली सरकार से भी इस मामले में उनके पक्ष को भी सुन सकता है। फिलहाल जब सुनवाई होगी तो ये स्थिति साफ होगी कि हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई को किस दिशा में लेकर आगे जाएगा, क्योंकि है भले ही केवल डीपीएस द्वारका का मामला, लेकिन इस तरह की शिकायतें दिल्ली के बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स को लेकर के है। और क्या मुमकिन ये है कि जब हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करे तो एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर कुछ इस तरह का बनाए कि आखिर फीस बढ़ोतरी कितनी हो सकती है, कितने समय में हो सकती है और किन चीजों के आधार पर इस तरह की बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर अभिभावकों की बात करें तो उनकी दलीलें तो साफ तौर पर सामने आ रही है, लेकिन क्या स्कूल अपने पक्ष में कोई दलील देता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, स्कूल के लोग जब भी फीस बढ़ोतरी होती है तो उनका ये कहना होता है कि ये शिकायतें क्योंकि काफी समय से आ रही हैं, पेरेंट्स को ये कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है स्कूल में, जो इनपुट कॉस्ट थी स्कूल की
वो बढ़ गई है महंगाई की वजह से, और जो उनका ह्यूमन रिसोर्स है, ज्यादा स्टाफ अपॉइंट किया गया है छात्रों की सुविधा के लिए। इस तरह की तमाम दलीलें दी जाती हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ से, पहले भी दी जाती रही हैं और अभी भी दी जा रही हैं कि उनका जो खर्चा है वो बढ़ रहा है और उसी को मीट करने के लिए, स्टैंडर्ड एजुकेशन का मेंटेन रखने के लिए वो इस तरह की बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन भावना, इसमें ये भी देखना होगा कि ये बढ़ोतरियां सारे स्कूलों में एक समान नहीं है। कुछ स्कूलों को लेकर के शिकायत आ रही है। अगर इस तरह की कोई व्यवस्था है कि वाकई में स्कूल रन करने के लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये सभी स्कूलों में इस तरह की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें भी कोई समानता नहीं है स्कूलों में। किसी स्कूल में फीस बहुत ज्यादा बढ़ाई जा रही है, 9-9, 10-10 हजार रुपए बढ़ाई जा रही है, और कहीं पर ये जो बढ़ोतरी है वो बहुत मामूली है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि हाईकोर्ट जब सुनवाई करेगा तो वो रीजन तय कर सकता है कि आखिर आप फीस किन चीजों के आधार पर बढ़ा सकते हैं, और वो तथ्यात्मक होनी चाहिए। केवल ये कह देने से कि महंगाई के चलते और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते हम फीस बढ़ा रहे हैं, ये मेंटेनेबल नहीं लगती हैं। प्रॉपर रीजन होना चाहिए इसके पीछे कि वाकई में कितना स्कूल के लिए खर्चों को चला पाना या उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रख पाना मुश्किल हो रहा है। इसको लेकर के कुछ तथ्यात्मक बातें रखी जानी चाहिए, और यही कोर्ट कर सकता है आने वाले दिनों में। ठीक विकास, बहुत बहुत धन्यवाद विकास इन तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भुज दौरे से जुड़ी हुई। कितने हुए? 8,400। 8,400 अरे कम है, परसों तक दे दो, चलेगा? चलेगा कैसे? भीम ऐप से कर देना। बड़ा अमाउंट है, पैसा बीच में अटक गया तो? परसों तक तू अटकाएगा, भीम ऐप नहीं। कीजिए बिल्कुल सुरक्षित पेमेंट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज के दौरे पर है। रक्षा मंत्री भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों के साथ बातचीत करेंगे। वरिष्ठ कमांडरों द्वारा उन्हें वर्तमान सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान वो जवानों से मुलाकात कर भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारियों का मूल्यांकन करेंगे और मजबूत किए गए सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता की जांच करेंगे। ये दौरा क्षेत्र में महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सभी सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों पर प्रकाश डालता है। सैन्य तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन के जरिए भुज को निशाना बनाने की कोशिश की थी। भुज और नलिया के पास तैनात भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने हाल के दिनों में कई शत्रुतापूर्ण पाकिस्तानी ड्रोन को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया है, जिससे महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के प्रयासों को प्रभावी ढंग से विफल किया गया है। भुज रुद्र माता वायु सेना स्टेशन भुज में स्थित भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख एयरबेस है। ये स्टेशन नागरिक भुज हवाई अड्डे के साथ अपना रनवे साझा करता है और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के अधीन कार्य करता है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के दौरे पर हैं और वो वहां पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वो जवानों से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ शौर्य और पराक्रम की जो गाथा है लिखी गई ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, उस सभी को सलाम करने वाले हैं। और भुज वायुसेना स्टेशन भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख एयरबेस है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, जहां से कुछ ही देर में वो जवानों के साथ बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, साथ ही उनकी पीठ पर थपथपाएंगे और उनके शौर्य और साहस को सलाम भी करेंगे। कल कश्मीर के दौरे पर थे राजनाथ सिंह, जहां उन्होंने जवानों से वहां मुलाकात की और कई बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने वहां किया था। कहा था कि बात अगर अब होगी तो आतंकवाद और पीओके पे ही होगी। उन्होंने कहा था कि अगर जिन्होंने हमारे धर्म देखकर हमारे पर्यटकों की नृशंस हत्या की थी, हमने उनका कर्म देखकर आतंकवादियों के मंसूबों को ध्वस्त किया है। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा था कि न्यूक्लियर धमकियां बंद कर देना पाकिस्तान और IAEA से गुजारिश की थी कि वो ऐसे देशों पर निगरानी रखे जो न्यूक्लियर बम की धमकियां देते हैं। इस समय हमारे साथ मेघना जुड़ गई है ज़्यादा जानकारी के साथ। मेघना का रुख करेंगे। मेघना, कुछ ही देर का इंतजार समझा जाए जब रक्षा मंत्री जवानों के साथ मुलाकात करने वाले हैं।
जी भावना, देखिए अगर हम बात करें तो आज उनकी मुलाकात अभी फिलहाल जिस तरीके से हमें पता चल रहा है कि वो पहुंच चुके हैं भुज, और ये एयरफोर्स स्टेशन जो है भुज का एयरफोर्स स्टेशन, वहां पर वो मुलाकात कर रहे हैं। जो हमारे एयर वॉरियर्स कह सकते हैं, जो हमारे एयरफोर्स के जवान हैं, उन सभी से मुलाकात करेंगे। एक तरीके का ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस जिसे कहते हैं, जो तैयारियां हैं उसको वो पूरी तरीके से ओवरसी करेंगे, देखेंगे कि क्या ऑपरेशनल तैयारियां हैं, और खास तौर पर जो हौसला अफजाई जिस तरीके से उन्होंने बादामी बाग कैंट में श्रीनगर में जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की थी और जो कड़क संदेश भेजा था, जिसका आप भी जिसके बारे में आप भी बता रही थी कि कैसे एक इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर थ्रेट या ब्लैकमेल को हम किसी भी तरीके से हमारे जो दृढ़ संकल्प है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, उसको डगमगा नहीं सकता है कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल। रोकना चाहेंगे, राजनाथ सिंह भुज पहुंच चुके और वहां जवानों की हौसला अफजाई के लिए वो वहां पहुंच चुके, सीधा वहीं का रुख कर लेते हैं। गुजरात 3 अनंत कुमार DIG वैश्य, कमांडेंट श्री संदीप साफिया CO ICGS जखौ, और यहाँ मौजूद हमारे सभी आर्म फोर्सेस, कोस्ट गार्ड और BSF के जाबाज ऑफिसर्स और बहादुर जवानों। साथियों, ये आज आपके बीच में आया हूं तो आपका अभिनंदन करने के लिए आया। ऑपरेशन सिंदूर में सचमुच आप लोगों ने करिश्माई काम किया है। भारत का मस्तक सारी दुनिया में आपने ऊंचा किया है, इसलिए मैं आप सबके बीच आया। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे सैनिक अथवा हमारे सिविलियंस जो भी शहीद हुए हैं, सबको मैं नमन करता हूं, और जो हमारे बहादुर जवान घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी मैं ईश्वर से मैं कामना करता हूं। आप जानते हैं कि हमारे देश की मजबूत भुजा भुज में आप सबके बीच आकर मुझे स्वाभाविक रूप से गौरव की अनुभूति हो रही है। और यह भुज 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी साक्षी रहा है, और यह भुज 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी यह साक्षी रहा है। और आज एक बार फिर यह भुज पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी बना है। इसकी मिट्टी में देशभक्त की खुशबू है, और यहाँ के जवानों में भारत की सुरक्षा का एक अडिग संकल्प भी है। मैं आप सभी एयर वॉरियर्स, समस्त आर्म फोर्सेस और अपने BSF के सभी जाबाजों का यहाँ पुनः अभिनंदन करता हूँ। अभी कल ही में श्रीनगर में सेना के अपने वीर जवानों से मिलकर लौटा हूँ, और आज मुझे आपके बीच आने का यहाँ अवसर मिला है। कल मैं भारत के उत्तरी भाग में जवानों से मिला था, और आज मैं भारत के पश्चिमी भाग में अपने एयर वॉरियर्स और अन्य जवानों से भी यहाँ मिल रहा हूँ। दोनों ही फ्रंट्स पर हाई एनर्जी और हाई जोश देखकर सच्चाई है कि मैं स्वयं को अपने को उत्साहित महसूस कर रहा हूँ, और आश्वस्त हूँ कि भारत की सीमाएं आप सभी के मजबूत भुजाओं से पूरी तरह से सुरक्षित है। ऑपरेशन सिंदूर, और मैं बताना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजराती मां को और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। और मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है,
उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो प्रभावी भूमिका निभाई है, उसकी सराहना इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। आपके इस ऑपरेशन में न केवल दुश्मनों को डोमिनेट किया है आपने, बल्कि उन्हें डेसिमेट करने में भी कामयाबी हासिल की है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को नेतृत्व हमारी एयरफोर्स ने किया, और हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्काई फोर्स है जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को भी छू लिया है। मैं चीफ एयर मार्शल एपी सिंह को भी इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके पूरे ऑफिसर्स, उनके पूरे टीम, उनके सारे जवानों को भी मैं बधाई देता हूं। और साथियों, कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है, और ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है तो हमारी तीनों फोर्सेस की, लेकिन आज एयरबेस पर आए हूं इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दी गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने केवल पराक्रम ही नहीं दिखाया है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने प्रमाण भी दिया है। प्रमाण इस बात का कि अब भारत की युद्ध नीति और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक भी दोनों बदल चुकी है। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का संदेश पूरी दुनिया तक इस बार पहुंचा दिया है। और साथियों, यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए काफ और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। साथियों, कई स्थानों पर हमारे नागरिक दुश्मन के ड्रोन आते देख भाग नहीं रहे थे, बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के हाथों उनको मार गिराने की वीडियो बना रहे थे। अब ड्रोन देखकर लोग भागने लगते हैं, लेकिन हमारे भारत के नागरिक वीडियो बना रहे थे। साथियों, आपने पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड
टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। भारत नहीं चाहता जो फंडिंग हम IMF को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वह इस्तेमाल की जाए। हम नहीं चाहते। साथियों, अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का चोली दामन का संबंध है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका है। अतः इस परिस्थिति में यदि वहां परमाणु अस्त्र, एटॉमिक वेपन रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी। सारे विश्व और खासकर पाकिस्तान की आवाम को यह समझना होगा कि वो कितने बड़े खतरे के मुकाम पर बैठे हैं। वो एक ऐसे बारूद की ढेर पर बैठे हैं जिसके चारों तरफ माचिसों आपस में लड़ते हुए लोग हैं। इस हालात के लिए पाकिस्तान की फौज को संदेश देना चाहूंगा, कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। साथियों, अभी आपने जो पराक्रम दिखाया है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा, आज भारत को वैश्विक मंच पर जो सम्मान मिल रहा है उसकी बुनियाद में यदि कहा जाए साफ तौर पर तो वह है आपका पराक्रम। और यही कारण है कि भारत का बच्चा बच्चा आपको अपना आइडल मानता है, बच्चा बच्चा आपको अपना आदर्श मानता है। आपने पूरे देश को यकीन दिलाया है कि नया भारत अब सहन नहीं करता बल्कि वह पलटकर जवाब देता है। मैं चाहे जितना कुछ भी बोलूं, लेकिन मेरे शब्द आपके कार्य को मापने में असमर्थ होंगे। मैं कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आप सबके प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, अब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई केवल सुरक्षा का विषय नहीं बल्कि नेशनल डिफेंस डॉक्ट्रिन का यह हिस्सा बन चुकी है। हम आपके साथ मिलकर इस प्रॉक्सी और हाइब्रिड वॉरफेयर को जड़ से समाप्त करेंगे। रक्षा मंत्री होने के नाते यह संकल्प मैं दोहराना चाहता हूं। अब हमारा भारत पहले का भारत नहीं है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व का यह नया भारत का जन्म हो चुका है। मेरे बहनों भाइयों, हम हमारे आराध्य श्री राम के उस मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जिसमें वह आसुरी शक्तियों के विनाश का प्रण लेते हैं। निश्चरहीन करौं में भुज उठाई पण कीन, अर्थात जिस प्रकार भगवान राम ने
अपनी भुजाओं को उठाकर धरती को राक्षस विहीन करने का प्रण लिया था, ठीक उसी प्रकार श्री राम के आदर्शों का पालन करते हुए हमने भी आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद सैन्य मामलों को लेकर भारत की सोच और सामर्थ्य दोनों में अभूतपूर्व बदलाव आया है। हम भगवान राम के उस सिद्धांत का पालन करते हैं, सठ संग विनय, कुटिल संग प्रीति, सहज कृपण संग सुंदर नीति, अर्थात दुष्ट के साथ विनम्रता, कुटिल के साथ सदाशयता और कंजूस के साथ उदारता का आचरण कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं, बल्कि सठे साठ्यम समाचरे टिट फॉर टैट। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं, अभी भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बात बहुत साफ कही है कि आतंक प्रहार अब न्यू नॉर्मल है, यह न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है। अब हमने साफ कर दिया है कि हमारी संप्रभुता को यदि कोई नुकसान पहुंचाएगा तो अब प्रहार भी झेलेगा। आतंकवाद का हम लाउडर और स्ट्रांगर जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथियों, मैं जब देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं तो एक बात हर जगह सुनने को मिलती है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है, और क्यों न हो। आप सबने अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से पूरे देश के दिल में एक अपनी खास जगह बनाई है। लेकिन क्या सिर्फ गर्व और सम्मान ही काफी है? मेरा मानना है कि नहीं। साथियों, कुछ साल पहले हम दुनिया से हथियार खरीदते थे, आज हम खुद बना रहे हैं बहुत सारे हथियार। कुछ लेते भी हैं, आर्टिलरी सिस्टम्स, राडार सिस्टम्स, मिसाइल शील्ड्स, ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन्स जैसे साजो सामान आज हम भारत में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन रहे हैं, और यह केवल शुरुआत भी है, केवल शुरुआत भर है। मैं आप सबको एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तहे दिल बधाई देता हूं, और मैं बस इतना कहूंगा कि आपके पराक्रम ने यह दिखा दिया है कि यह वो सिंदूर है, यह वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। यह वह सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं
बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है, यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। मैं इस अवसर पर साथियों आप सभी के साथ साथ देश की जनता का भी आभार प्रकट करता हूं। भारत की जनता ने एकजुटता और समझदारी का परिचय देते हुए आप सभी का, सरकार का, यानी पूरे देश का सहयोग किया है। इस लड़ाई में न केवल सरकार, आर्म्ड फोर्सेस और सुरक्षा बल, सभी नागरिक एकजुट थे और मैं कह सकता हूं कि भारत का हर नागरिक इसमें सिपाही की तरह भागीदार था। मैं देश की उन माताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूं जिनकी कोख से आप जैसे बहादुरों ने जन्म लिया है। मैं उन परिवारों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आपको पाला पोसा और बिना किसी हिचक के राष्ट्र की सेवा के लिए आपको समर्पित कर दिया। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, सरकार और देश की जनता हर कदम पर, हर स्थिति में आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इस पूरे रीजन में आतंकवाद का समूल नाश करेंगे, ताकि कल को कोई भारत की संप्रभुता के खिलाफ आंख उठाने की हिमाकत न कर सके। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि भारत की सेना ने जो अदम्य शौर्य दिखाया है और सरकार ने जो अद्भुत कूटनीतिक परिदृश्य बनाया है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, भारत की सेना ने जो अदम्य शौर्य दिखाया है और सरकार ने जो अद्भुत कूटनीतिक परिदृश्य बनाया है, उसके आधार पर मेरे बहादुर जवानों, आप आश्वस्त रहिए कि भारत के भविष्य का सूर्य प्रखरता के साथ उदित होने वाला है और यह सब रात के टिमटिमाते हुए नक्षत्रों की तरह बुझने वाले हैं। इसलिए आज मैं कह रहा हूं, सेनानी करो प्रयाण अभय, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, सब नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और साथ ही आपके सभी परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, उनके प्रति हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बोले जय हिंद की सेना के शौर्य को सलाम। कश्मीर टू भुज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ललकार जो पहुंच चुकी है सरहद पार, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुंकार भरते हुए जवानों में जोश भरते हुए उनके शौर्य और पराक्रम और अदम्य साहस को सलाम किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कई बड़ी बातों का जिक्र रक्षा मंत्री ने यहां कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो महज सिर्फ ट्रेलर था, अगर समय आएगा तो पिक्चर भी दिखाई जाएगी, वो भी पूरे तरीके से। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाओं की भुजाओं की वजह से ही आज हमारा देश सुरक्षित है और जिस तरीके से आतंक के अजगर को कुचला गया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ श्रृंगार भर नहीं, ये सेना के शौर्य का प्रतीक है, ये सिर्फ वो सौंदर्य नहीं, ये संकल्प का भी प्रतीक है और ये खतरे की वो लाल लकीर है जो आतंकवाद के माथे पर खींची जा चुकी है। उन्होंने कहा ये एक नया भारत है जो सहन नहीं करता, ये पलट कर वार करता है। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर का शब्द जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और ये अब बात होगी तो दूर तलक जाएगी। उन्होंने IMF को भी बड़ा संदेश दिया कि आपने जो पाकिस्तान को ऋण
ऋण दिया है उस पर आप पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि ये आतंकी ऋण हो सकता है, ये वो टेरर फंडिंग हो सकती है जो आप लगातार पाकिस्तान को दे रहे हैं। इसीलिए IMF को भी आगाह किया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और कल भी उन्होंने श्रीनगर से हुंकार भरी थी। कल भी उन्होंने कहा था कि ये जो बेनकाब होनी चाहिए, ये न्यूक्लियर बम की जो धमकियां पाकिस्तान दे रहा है, और IAEA को भी कहा था कि आप इस पर निगरानी कीजिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जितनी देर में आप नाश्ता करते हैं ना, उतनी देर में ही हमारी भारतीय सेना ने उनको बेनकाब कर दिया और उस आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का भी जिक्र किया और कहा कि रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया पाकिस्तान को। और इस वक्त की बड़ी खबर भी आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान का फेक प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने लाएगा भारत। इसके जरिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश कि जो भी आप भ्रामक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना, वो भारत दुनिया के सामने लाएगा। 22 मई के बाद विदेश दौरे पर जाएंगे सांसदों का एक दल, और हर प्रतिनिधि मंडल में होंगे करीब 5 से 6 सांसद जो ये बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने दुष्प्रचार किया, भ्रामक प्रोपेगेंडा फैलाया भारत के खिलाफ। लेकिन भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हर इस झूठ का पर्दाफाश किया, हर इस झूठ का भांडा फोड़ किया। तो पाकिस्तान के फेक प्रोपेगेंडा को दुनिया तक भी पहुंचाया जाएगा। ये संसदीय प्रतिनिधिमंडल जो 22 मई के बाद विदेश दौरे पर जाएगा, और हर प्रतिनिधिमंडल में 5 से 6 सांसद होंगे जो इस विदेश दौरे पर जाएंगे, और इसके जरिए ये संदेश साफ साफ तौर पर देने का प्रयास किया जाएगा कि भारत पाकिस्तान ने जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाया है वो दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि बड़ी गतिविधि होते हुए एक तरफ राजनीतिक नेतृत्व सशक्त दिख रहा है, साफ तौर पर संदेश दे रहा है, ऐसे में दुनिया भी सराहना कर रही है, लेकिन दुनिया को ये पहुंचाना जरूरी है संदेश कि कैसे पाकिस्तान ने ये भ्रामक प्रोपेगेंडा फैलाया है। जी, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है कि संसदीय दल जाएगा कई देशों के दौरे पर 22 मई के बाद, और दुनिया को ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान ने किस तरह से एक फेक प्रोपेगेंडा लगातार फैलाया। हम जानते हैं कि विदेश मंत्रालय की तरफ से बार बार ये कहा गया कि तमाम ऐसे वीडियो जारी किए गए जो पुराने थे, फर्जी थे, और पाकिस्तान गलत जानकारी, फेक प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। और उसका जवाब हमने देखा कि विदेश मंत्रालय की तरफ से समय समय पर दिया गया, और यह भी कहा गया कि UNSC तक में पाकिस्तान के झूठ बोलने का इतिहास रहा है। तो पाकिस्तान झूठ बोलता रहा है, ये बात दुनिया जानती है, भारत इस बात को बार बार कहता रहा है। आज हमने देखा कि रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि IMF जो लोन देता है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए, पाकिस्तान को जो लोन दिया जाता है। अब जो जानकारी आ रही है कि संसदीय दल जाएगा जिसमें 5 से 6 वरिष्ठ सांसद होंगे, उनके नेतृत्व में जाएगा। और हम जानते हैं कि जो विदेश मंत्रालय की एक संसदीय समिति है उसके कुछ सदस्य अलग अलग दल में होंगे, जिसमें केवल सत्ताधारी दल नहीं होंगे, साथ ही साथ जो विपक्षी दल है उनके सांसद भी होंगे। शशि थरूर जैसे जो नेता है वो भी उस दल का हिस्सा हो सकते हैं। तो भारत की तरफ से ये प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाएगा, यूरोप के देशों में जाएगा, बाकी देशों में जाएगा। कहा जा रहा है कि 10 दिनों में कम से कम 5 से 6 देशों का ये दौरा हो सकता है अलग अलग प्रतिनिधिमंडल का, जिसमें विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि देखिए बीते दिनों में पाकिस्तान ने कितना फेक प्रोपेगेंडा फैलाया है, गलत जानकारी दी है, झूठी जानकारी दुनिया के सामने परोसी है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण कदम की दुनिया को यह बताया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भारत का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम था, और वहीं पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को किस तरीके से ध्वस्त किया गया। लेकिन पाकिस्तान माना नहीं, अपनी बौखलाहट में झूठ पर झूठ बोलता गया। ऐसे में अब सांसदों पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो विदेश दौरे पर जाएं और साथ ही साथ ये जानकारी सब तक साझा करें। अब ये पूछना चाहूंगी, क्या इन सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी आ पाई है कि कितने देशों के दौरे पर ये सांसद जाएंगे, और कुल मिलाकर कितने सांसद जो हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? शैलेंद्र, देखिए, ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 दल अलग अलग होंगे, और उसमें एक प्रतिनिधिमंडल में कम से कम 5-6 सांसद होंगे, जिसमें विभिन्न दलों के सांसद शामिल होंगे, और आधा दर्जन देशों यानी कम से कम 6 देशों का दौरा हो सकता है 22 तारीख के बाद अगले 15 दिनों में।
हालांकि अभी ये सब जानकारी सूत्रों के हवाले से है, शुरुआती है, इसकी डिटेल आनी बाकी है। लेकिन जो हमारे सूत्रों में बता रहे हैं कि हम जानते हैं कि संसदीय दल का विदेश दौरा अलग अलग मामलों पर होता रहता है। तमाम जो सांसद हैं वो विभिन्न प्रतिनिधिमंडल में विदेश के दौरे पर अहम अध्ययन के लिए जाते रहते हैं। लेकिन ये जो दल जा रहा है, ये जो पाकिस्तान का जो फेक प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान का जो झूठ है, वो दुनिया के देशों को बताएगा कि देखिए पाकिस्तान किस तरह से झूठ की खबरें या झूठ की खेती करता रहा है, और उस बात को सामने रखा जाएगा। हम जानते हैं कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, तब तमाम देशों ने भारत के साथ खड़े होकर आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की बात कही थी। और जब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत ने शुरू किया, तब हमने देखा कि दुनिया के तमाम प्रमुख देशों का समर्थन भारत को हासिल हुआ। विदेश मंत्री की कई देशों के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई और हमें एक व्यापक समर्थन मिला आतंक के खिलाफ लड़ाई में। और अब इसको और विस्तार देते हुए पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए ये एक पहल की गई है। जो सूत्र से जानकारी मिल रही है कि अलग अलग जगह पर दल जाएगा सांसदों का, और पाकिस्तान के झूठ को बताएगा कि देखिए पाकिस्तान कितना झूठ फैला रहा है। उसके यहाँ जो आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर हम जानते हैं कि सबूत भी भारत दुनिया को देगा कि देखिए पाकिस्तान ने किस तरह से वैश्विक फंडिंग का गलत इस्तेमाल किया है अपने यहाँ आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में। और जब आतंक के खिलाफ भारत कार्रवाई करता है तो बजाय साथ देने के पाकिस्तान झूठ फैलाता है। बिल्कुल, दुनिया को यह जानना जरूरी है कि किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान एक के बाद एक झूठ बोलता गया और इस भ्रामक प्रोपेगेंडा से दुनिया को अवगत तो कराया, लेकिन दुनिया ने हमेशा भारत का साथ दिया, ये साफ तौर पर दिखा। और अब संसदीय प्रतिनिधिमंडल देश के विदेश दौरे पर जाएगा और अलग अलग देशों में ये संदेश लेकर जाएगा कि कैसे ये झूठ का पुलिंदा जो है पाकिस्तान ने बोया है। शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन है। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकर जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं, क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। अलग अलग राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया है। बैठक का उद्देश्य पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान के साथ आगे कैसे व्यापारिक संबंध रखने हैं, इसको लेकर कैट योजना बनाएगा। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट की अहम बैठक 11 बजे से शुरू हुई थी। राज्यों के कई अलग अलग व्यापारी संगठनों के व्यापारी इस बैठक में शामिल हो चुके हैं और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि तुर्की और अजरबैजान के साथ क्या व्यापारिक रिश्ते आगे बढ़ाने हैं या नहीं। असल में हुआ क्या है कि तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, आतंकवाद का समर्थन किया है। ऐसे में क्या अब व्यापारिक रिश्ते इनके साथ आगे बढ़ने चाहिए या नहीं। अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां कैट की अहम बैठक चल रही है। अमरेंद्र, यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कब बैठक के संपन्न होने की उम्मीद जताई जा रही है, किन अहम पहलुओं पर यहां बात हो रही है, किन किन राज्यों से व्यापारी यहां पर आके इकट्ठा हुए हैं और मंथन चल रहा है। देखिए भावना, तकरीबन 11 बजे कैट की बैठक स्टार्ट हुई थी जिसमें अगर बात करें कि 24 राज्यों के 150 से ज़्यादा बड़े व्यापारियों ने इस बैठक में शिरकत की और कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। जिस तरह से आपको पता है कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद कूटनीतिक तौर पर जो जीत हुई, उसके बाद एक जो खुलासा हुआ कि टर्की और अजरबैजान ने किस तरह से पड़ोसी के साथ
दुश्मन देश के साथ दिया और उसके बाद उनके कुछ बयान, तो इसको लेकर व्यापारी खासे खपाए और देश भर के व्यापारियों ने नई नीति के तहत एक बैठक की है। और उस बैठक में अगर बात करें तो लगभग 2 घंटे से ये बैठक चल रही है। अभी 1 घंटा और चलने की उम्मीद है, क्योंकि कई बड़े विषय इस पे वो लोग मंथन कर रहे हैं। और जिसमें जो अगर मुख्य विषय की बात करें तो तुर्की और अजरबैजान के उत्पादों का राष्ट्रव्यापी बहिष्कार किया जाना चाहिए। इस बैठक में इस बात पर मंथन चल रहा है। इसके अलावा एक विषय उन्होंने लिया है, नए व्यापारिक समझौते पर रोक होनी चाहिए, यानी कि जो व्यापारिक समझौते ऑलरेडी चल रहे हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए और आगे से जो नए व्यापारिक जो समझौते हैं उस पर पूरी तरह से इन दोनों कंट्री के साथ रोक लगनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बात करूं कि जो अजरबैजान और टर्की एक टूरिज्म का बड़ा डेस्टिनेशन माना जाता है, पूरे देश से लोग आते हैं और भारत से जाने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती है, वेडिंग लोग वहां पे करते हैं, तो उसमें यात्रा एवं पर्यटन योजनाओं को पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए, एक इस अहम पॉइंट पे। और इसके अलावा एक जो चौथा पॉइंट है कि जो भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, जिसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के को जो कैट है अपनी तरफ से कुछ पत्र देगा, यानी कि मेमोरेंडम देगा इस बैठक के बाद और अलग अलग बिंदुओं पर उनसे निवेदन करेगा कि जिस तरह के समझौते हैं पूरी तरह से रद्द कर दिए जाए और समीक्षा की जाए कि कितना बड़ा ये उनका नुकसान है। और दूसरा जो है आगे से किसी तरह से मतलब उनसे कोई व्यापार नहीं किया जाए। और उसके अलावा तो भारत की नीति स्पष्ट यहाँ नजर आ रही है अमरेंद्र कि जो भी आतंक का समर्थन करेगा, वो चाहे कोई भी देश हो, उसके साथ जैसे हमारे कैसे भी व्यापारिक संबंध चल रहे हो, लेकिन नीति हमारी स्पष्ट है, रणनीति हमारी साफ है कि जो भी आतंक का समर्थन करेगा उसके साथ हमारा देश नहीं खड़ा, फिर चाहे वो व्यापार ही क्यों ना हो। देखना होगा कि इस बैठक के खत्म होने के बाद क्या अहम निर्णय लिए जाते हैं। फिलहाल अमरेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त चला है इस बुलेटिन को विराम देने का, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।